आवाज़ ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आज लेक्चर नंबर 3 है हमारा BWCS का। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्लानिंग की स्टेज पढ़ रहे थे, और प्लानिंग की स्टेज के अंदर हम लोग PRCM जो मैट्रिक्स है वो कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने PR और C जो पर्पस, रिसिपिएंट और कंटेंट, इसको हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर 3 चीज़ें हैं। आपकी प्लानिंग की स्टेज है, आपकी राइटिंग और ड्राफ्टिंग की स्टेज है, और आपके रिव्यू की स्टेज है। ठीक है जी, हम इस वाली स्टेज पे भी हैं, और इस वाली स्टेज के अंदर हमारे पास PRCM ये 4 चीज़ें हैं, जिसमें हम ये 3 चीज़ें कर चुके हैं। अब आखिरी वाली चीज़ की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं, मीडियम। बच्चों, मीडियम मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया हुआ था। इंग्लिश जुबान के अंदर इसका सिंपल सा मतलब है जरिया। जिस वक्त आप अपनी कम्युनिकेशन को प्लान कर रहे होते हो, तो उस प्लानिंग के अंदर आपने 4 चीज़ों का मेन ख्याल रखना है, जो कि ये 4 चीज़ें। हम क्यों लिख रहे हैं, किससे बात करने जा रहे हैं, ये 2 चीज़ें जिस वक्त आपके जहन में आ जाती हैं, फिर आपको ये समझ आ जाता है कि हमने कहना क्या है और किस अंदाज में कहना है और किस तरतीब में कहना है। वो कंटेंट में था। कंटेंट में हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा था? मैसेज क्या कहना है, ठीक है, असल हम लोगों ने थीम क्या पहुंचानी है, फिर उसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरतीब से कहना है। उस स्ट्रक्चर में हमने कई चीज़ें और पढ़ी थी, कितना बोलना है, वॉल्यूम, ठीक है, रेलेवेंस और ऑर्डर। शाबाश। ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने कहा था कि किस तरतीब में बात करनी है। उस तरतीब में हमने फिर मजीद 4 चीज़ें पढ़ी थी कि तरतीब हम 4 तरीके से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस की वजह से, क्रोनोलॉजी की वजह से। क्रोनोलॉजी क्या होता है बच्चों? टाइम। कि हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं कि जो पहले वाकया हुआ हम पहले वो बताएं, फिर जो बाद में वाकया हुआ हम फिर वो बताएं। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अभी जो वाकया हुआ पहले उसको डिस्कस करें, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला, फिर एंड पे ओरिजिनल तक। इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक। फिर आखिर में हम लोगों ने कहा कॉम्प्लेक्सिटी और कॉजेलिटी। कॉम्प्लेक्सिटी था मुश्किल, कि या आप पहले आसान चीजें डिस्कस कर लो और फिर मुश्किल वाली, या पहले मुश्किल डिस्कस कर लो फिर आसान वाली। डिपेंड करता है कि रेसिपिएंट कौन है। और आखिर पे था कॉजेलिटी, कि किस चीज की वजह से क्या हुआ। ये मैंने एक पूरी एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो तो इसको खास तौर पे देख लें। जो हमारे यहाँ वाले हैं, अगर उनको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लें। वो पूरा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, शॉर्ट सर्किट की एग्जांपल दी थी कि उसके ऊपर अगर आप लोग रिपोर्ट बना रहे हो तो कॉज एंड इफेक्ट लेते हुए हम चलेंगे। ठीक है जी। कि हम लोगों ने देखें, सबसे पहले हमारे मैनेजमेंट ने कहा था कि हम लोगों ने 1 लाख यूनिट बनाना है 1 महीने में। हमारी मशीनों की कैपेसिटी कितनी थी? 90,000 थी। ठीक है। जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी मशीनों को ज़्यादा देर चलाना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी मशीनें और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी मशीनें जो हैं वो उनमें मसले मसाइल आना शुरू हुए, ठीक है। और वर्कर्स जो हैं वो थकना शुरू हुए, और मशीनों में मसले मसाइल आने की वजह से वो ओवरहीट होना शुरू हो गई, और जो हमारे वर्कर्स हैं वो थकने की वजह से केयरलेस होना शुरू हो गए, और फिर उनके जो ओवरहीट होने की वजह से उनमें स्पार्क्स आना शुरू हो गए, और उनकी केयरलेस होने की वजह से कई तरह के स्पिलेजेस होना शुरू हो गई, वेस्टेजेस होना शुरू हो गई, एरर्स आना शुरू हो गए, गलतियां होना शुरू हो गई, और जिसकी वजह से एंड पे शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है। ये कॉजेलिटी है, ये कैजुअलिटी नहीं है। मैंने कहा था कैजुअलिटी कहते हैं जानी नुकसान को, अल्लाह माफ फरमाए, ठीक है ना। ये कॉजेलिटी है, कॉज से लफ्ज निकला है, किस वजह से क्या हुआ, कॉज एंड उसका इफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने उस वक्त डायग्राम बनाया था ना, इस डायग्राम को हम लोग जरा आगे जाके तफसीलन पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं फिश बोन डायग्राम। क्या कहते हैं? हाँ, इसको मैं आपको सही तरीके से बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर के अंदर भी आया हुआ है, टेस्ट हुआ हुआ है, और इसका वैसे भी टेस्टिंग जो है ना एक्सपेक्टेड होती है। याद रखें, आप लोग जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ICAP का तरीका ये होता है कि पेपर सेम नहीं आता। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसमें पेपर सारों का अलग होता है, ठीक है। लिहाजा हम लोगों ने मेजर सिलेबस के ऊपर फोकस करना होता है ताकि कोई भी चीज मिस आउट ना हो। ठीक है जी। चलो, आज हम लोग बात करने लगे मीडियम की। समझ रहे हो आप? अभी समझने की हद तक रहो। जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसने किस तरह से टेस्ट होना है। सही है। अभी इसको रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन आपने इसको समझ के याद रखना है कि ये है क्या। अगर कोई आपको पूछ ले तो आप अपने लफ्जों में कम से कम उसको लिखने के काबिल हो जाओ। ठीक है। जब मैं आपको बताया करूंगा ना कि इस चीज को एज इट इज याद कर लो, सिर्फ उतनी चीज को एज इट इज याद करना है। अदरवाइज उसको समझ के अपने अल्फाज में चाहे याद कर लो, लेकिन वो अपने अल्फाज गलत ना हो। ठीक है ना, वो सही। अच्छा बच्चों, मीडियम क्या है? मीडियम हम कहते हैं जरिए को। हम लोगों को पता चल गया हमने क्या क्यों बात करनी है, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है।
अब वो बात हमने दूसरे तक पहुंचानी कैसे है, किस जरिए से पहुंचानी है, ये बच्चों होता है मीडियम। मीडियम को चुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने शायद आप लोगों को पहली क्लास के अंदर एग्जाम्पल दी थी कि एक बड़ा अर्जेंट अगर मुझे मैसेज पहुंचाना है, अपने साथ वाले ऑफिस के अंदर मेरे कोई सीनियर बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं देखता हूं जी, मैं फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला, हम लोगों ने एक कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं, अब वक्त है कि अभी हम उनको बेच दें। अगर हम लोगों ने आधे पौने घंटे के अंदर बेच दिया तो हमारी काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी, वरना हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और मेरे साथ वाले कमरे के अंदर वो शख्स बैठा हुआ है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ये खरीद बेच सकता है। तो इस वक्त मैंने उसको उस तक ये बात किस जरिए से पहुंचानी है, मुझे पता है कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि मैं उस तक ये मैसेज पहुंचा दूं कि भाई ये बेचने का वक्त है, निकल लाओ इससे, ठीक है, ये मेरा पर्पस है। रिसिपिएंट कौन है? मेरा वो कॉलीग है या वो सीनियर है जिसके पास ये अथॉरिटी है, वो मेरा सीनियर है, समझ लो, ठीक है। फिर कंटेंट मैंने क्या बोलना है मैं समझ जाऊंगा, मैंने मैसेज उस तक क्या पहुंचाना है, किस तरतीब में पहुंचाना है, पहले इधर उधर की बातें करनी है या पहले असल मुद्दे के ऊपर आना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पहले करनी है, पहले एक्शन पे आना है, इधर मैंने इंपॉर्टेंस के लिहाज से उसको ऑर्डर देना है, समझ रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा अर्जेंट चीज कौन सी है पहले मैंने वो करनी है, बाकी बाद में देखी जाएगी। सर आपने कल कहा था कि अगर वो नेगेटिव कोई बात हो या कोई कुछ आपने ऐसी बात करनी है तो उसको इंटरेक्ट वे में करो। हाँ, लेकिन ये हमारी अपनी कंपनी के अंदर की बात है और ये उस बंदे के लिए नेगेटिव नहीं है, ये उस शख्स के लिए पर्सनली नेगेटिव है नहीं, वो भी एम्प्लॉई है, मैं भी एम्प्लॉई हूं, उसके लिए तो ये नेगेटिव नहीं है, ये वैसे एक अर्जेंट चीज है, लेकिन उसके पर्सनली के लिए कोई नेगेटिव चीज नहीं है, समझ रहे हो। अभी नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, मैं तो नुकसान से बचाने जा रहा हूं। सो देयर इज अ ह्यूज, खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाता फिर होनी थी बैड न्यूज। अब मैंने उसका हार्ट अटैक बचाने के लिए उसको सीधा जाके उसके ऊपर बम नहीं फेंकना, अब मैंने उसको जरा तरीके से बताना कि भाई बस किस्मत में होता है, ठीक है ना, जो लिखी होती है वो होता ही है। तो ये हो गया, जरा तरीके के साथ समझाना था मैंने उसको। लेकिन अभी बुरी खबर नहीं हुई, हम तो बुरी खबर से बचने के लिए ये काम करने जा रहे हैं, लिहाजा यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना, तमहीदें नहीं बांधनी, और ऑर्डर भी रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे मेरे पास कई जरिए हैं बात करने के, कई जरिए बात पहुंचाने के। एक बात पहुंचाने का तरीका यह है कि मैं उसको लिख के फौरी तौर पे ईमेल कर दूं, ईमेल उसी वक्त कड़क करके उसके सामने आ जाएगी, जो कॉर्पोरेट ईमेल्स होती हैं आपस में उसी वक्त सामने आ जाती हैं। लेकिन हो सकता है कि वो ईमेल उस वक्त फौरी तौर पे ना देखे, तो अब ईमेल्स के अंदर जिस वक्त आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे इनको, आउटलुक वगैरह को और सारी चीज़ों को, तो उसके अंदर ऑप्शन होती है कि आप उसको इंपॉर्टेंट के तौर पे मार्क कर सकते हो, अर्जेंट या इंपॉर्टेंट के तौर पे, तो उस वक्त एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आती है कि फौरन पढ़ो। ये तो यूं पहुंच जाएगी, मैं जितनी देर तक उठ के वहां पे जाऊंगा उससे पहले ईमेल ने पहुंच जाना है, एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं ईमेल भी करूं साथ मैसेज भी करूं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल भी एक कर दूं कि यार फौरन अपनी ईमेल देखो, फौरन ईमेल देखो, ठीक है। तो ये मीडियम्स बेहतर हैं, ये क्विक हैं। एक तरीका ये है कि वो कॉल भी नहीं उठा रहे, मैं खुद उठ के जाऊं उसको ढूंढूं कि इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है, उठ के जाऊं उसको जाके पर्सनली जाके कहूं, वो कहे कि ज़ुहैब साहब मुझे तो ये रिटर्न में भी चाहिए, मैं कहूं भाई मैं तो ये रिटर्न में दे दूंगा, पहले इसके ऊपर अमल करो, आई एम गोइंग बैक टू द ऑफिस, आई एम राइटिंग द ईमेल, पहले इसके ऊपर अमल करो, ये ना हो कि वक्त गुजर जाए, समझ रहे हो। तो हम लोगों ने मीडियम चुनना है। किस तरह से चुनना है हम लोगों ने मीडियम? मीडियम बच्चों, इसको चुनने के अंदर कई तरीके होते हैं। मीडियम के अंदर आपने देखना है कि मैं जो मैसेज देने जा रहा हूं ये कितना अर्जेंट है, पहली चीज कितना, ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में क्या फर्क है, कौन मुझे बताएगा? ये दो लफ्ज हैं, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। आप लोग मुझे ये बताओ, खाना खाना इंपॉर्टेंट होता है? अगर इंसान खाना ना खाए तो उसके साथ क्या हो सकता है, बुरे से बुरा, वो मर सकता है, ठीक है ना। कितना करसा सह लेगा, जिसमें जितनी ज्यादा चर्बी है वो मेरे ख्याल में उतना अरसा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर से एनर्जी के स्टोर खत्म हो जाएंगे। तो खाना खाना इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में बैठे हुए हो, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम पास किया तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी और उसके आगे आपका करियर चलेगा और आपकी लाइफ जो है फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट वो भी है। लेकिन आप एग्जाम में बैठे हुए 3 घंटे का या 2 घंटे का आपका एग्जाम है और आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। अब आप कहते हो कि यार खाना ना खाया तो
जिंदगी भी जा सकती है, लेकिन भाई जिंदगी जाने में अभी बहुत लंबा टाइम है खाने की वजह से। वैसे तो जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन खाना भूख लगने की वजह से बड़ा टाइम लगता है इंसान को, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि वो उसके अंदर से एनर्जी खत्म हो जाए। तो भाई खाना खाना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त अर्जेंट कौन सी चीज ज्यादा है, फौरी तौर पे ज्यादा चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? एग्जाम देना। एग्जाम देना। अब जरा इससे थोड़ा उलट हो, एग्जाम में आप बैठे हो, एग्जाम में आप बैठे हो, ये थोड़ी सी फनी मिसाल है, परेशान नहीं होना। एग्जाम में बैठे हो और आपको बहुत शदीद तरीके से वॉशरूम जाने की जरूरत है, 2 घंटे पड़े हैं अभी, ठीक है ना, हाँ, और आपको पता है भाई कुछ भी हो सकता है। तो अब ज्यादा चीज कौन सी अर्जेंट है? भाई आपको पता है कि पेशाब करना इस वक्त इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं था, इंपॉर्टेंट मेरा एग्जाम है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए और अपनी सेहत भी बचाने के लिए अर्जेंट इस वक्त ज्यादा वॉशरूम जाना है। और आपको पता है कि अगर मैंने इसको ना किया तो मैं एग्जाम भी देने के काबिल नहीं रहूंगा, टेंशन में ही रहूंगा मैं, ठीक है। लिहाजा आपने डिटरमिन करना है कि जो मैं बात करने जा रहा हूं ये इस वाले कैटेगरी में आती है कि नहीं, क्योंकि बच्चों बिजनेस के अंदर तकरीबन सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं तकरीबन, हाँ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बहरहाल इंपॉर्टेंट सारी होती हैं। अर्जेंट आपने देखना कौन सी ज्यादा है, जो ज्यादा अर्जेंट है वो फौरी तौर पे करो, ठीक है, क्योंकि फिर उसका वक्त अगर गुजर गया तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात बच्चों, मीडियम चुनने के लिए आपने ये देखना है कि जो मैं बात करने जा रहा हूं वो कितनी कॉन्फिडेंशियल है, कितनी कॉन्फिडेंशियल है, आपने ये देखना है। अगर तो वो बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है तो फिर आपने ऐसा मीडियम चुनना है जो सिक्योर हो, जिसको हर कोई एक्सेस ना कर सके। पाकिस्तान पोस्ट का इंतखाब नहीं करना, ठीक है, DHL का इंतखाब कर लो, ठीक है, TCS का जो सील्ड होती है जो बंदे के हाथ में, या रजिस्टर्ड पोस्ट का इंतखाब कर लो, रेगुलर पोस्ट का इंतखाब नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल मैसेज नहीं भेजना, फोन्स हैक हो सकते हैं अगर ज़्यादा सिक्योर वाली कोई चीज़ है। इसी तरह अगर किसी को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, कई तरह की मिसालें हैं। आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक, जो पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है वो कॉन्फिडेंशियल है। किसी की बैंक स्टेटमेंट है ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये कॉन्फिडेंशियल है, ये हर किसी के साथ हम शेयर नहीं करते, ठीक है ना। आपके ID कार्ड नंबर्स हैं और इस तरह की चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं। कई लोग अपने फ़ोन नंबर, ID कार्ड नंबर सारा कुछ अपने CV में लिख के ना जॉब के लिए दे देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, जब ज़रूरत होगी तब वो मांग लेंगे भाई, ठीक है। आप अपना ईमेल एड्रेस दे दो, बहुत हद अपना आप फ़ोन नंबर दे दो, वो भी देने की ऐसा ज़रूरत नहीं, ईमेल एड्रेस भी काफ़ी होता है, आपको ईमेल कर देंगे कि हम इंटरेस्टेड हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं ठीक है। बहरहाल कॉन्फिडेंशियलिटी देखो, अगर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो फिर ऐसा ज़रिया चुनो जो ज़्यादा सिक्योर है, सही है। वरना आप ओपन ज़रिया भी चुन सकते हो। आपने कोई छोटा मोटा मैसेज देना है, रेगुलर सा मैसेज है, तो आप उसको पेपर पे भी लिख के तो अपने जो PN होता है, ऑफिस बॉय होता है, उसे कह सकते हो कि आए दूसरे ऑफिस तक दिया। अगर वो उसको ऑफिस बॉय पढ़ भी लेगा तो वो कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक है। वो आप मैसेज पहुंचा दो, उसको कहो कि यार उनके हाथ में देख के आना है, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप खुद उठ के जाओ, आप किसी को दे सकते हो। अगर वो कॉन्फिडेंशियल बहुत ज़्यादा है तो बेहतर तो यह है कि आप खुद उठ के जाओ। और कुछ केसेस में यहां तक कॉन्फिडेंशियल होता है कि आपने उसको लिखना भी नहीं है। कुछ केसेस में इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि रिटर्न मैसेज भी देना ठीक नहीं होता, ठीक है। वहां पे आप जाओ और उसको जुबानी बताओ, खुदा ना खास्ता अगर वो लिखी हुई चीज किसी के हाथ लग गई तो मसला बिगड़ सकता है। लेकिन ये बहुत टॉप सीक्रेट बातें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट होती हैं। अमूमी तौर पे बिजनेस में इस तरह नहीं होता। अमूमी तौर पे बिजनेस में हम तकरीबन सब कुछ लिखते हैं, बस उसका जरिया ज़रा सिक्योर वाला चुनते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक तरीका है। और भी कई चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रखते हुए चुनते हो कि मैंने अपना मीडियम कौन सा लेना है। अच्छा बच्चों, मीडियम के अंदर इन्होंने कुछ और चीज़ें भी कही हैं। यहाँ पे ये देखो, ये जो पेज नंबर 7 है ना, पेज नंबर 7 के ऊपर आपका एक छोटा सा टेबल बना हुआ है। आप लोगों को बुक्स हैं? नहीं, आपके पास है गुलाम पास, आपके पास है यार, वो इनके साथ आपके पास है सॉफ्ट फॉर्म में, यार इनको सेंड कर सकते हो, इनको सेंड कर दो, आपके पास है पेज, आपके पास है बेटा, बस ठीक है। पेज नंबर 7 के ऊपर देखना बच्चों, ये एक ना टेबल बना हुआ है, टेबल बना हुआ, ठीक है। तो पहली चीज जो इस टेबल में लिखी हुई है ना कि जब आप सिलेक्ट करते हो मीडियम
तो क्या चीज सिलेक्ट करनी है? पहले चीज आपने टाइम उसमें लिखा हुआ है, यानी कि अर्जेंसी, ये टाइम है, अर्जेंसी जो है ना ये टाइम है बेसिकली, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, ये मैंने अपने लफ्ज लिखे हैं, इसने लिखा हुआ है सेंसिटिविटी, कितना सेंसिटिव है वो मैसेज, अगर किसी के हाथ लग गया तो कितना मसला पड़ सकता है, सेंसिटिव। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, देखो बच्चों अगर कोई बहुत मुश्किल चीज है ना या फिर लंबी चौड़ी बात है तो वो जुबानी बताना ठीक नहीं होता, वो जुबानी बताना ठीक नहीं होता, बेहतर होता है कि आप उसको लिख के प्रॉपर अंदाज में उसको भेजो। इसी तरह अगर आपने उसको बहुत लंबी बात करनी है तो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में करना वो ठीक नहीं है। कई दफ़ा तो टेक्स्ट मैसेज की लिमिट ही इतनी नहीं होती कि वो इतना लंबा मैसेज कर सके, और फिर वो टेक्स्ट मैसेज आपको यूं यूं स्क्रॉल करना पड़ता है। 99 दफ़ा इंसान जो है ना आउट ऑफ 100, 99 दफ़ा वो जो लंबा जिसके अंदर नीचे लिखा होता है ना रीड मोर, हम उसको प्रेस ही नहीं करते। हाँ यार बस साइड में करो, इतना लंबा मैसेज कौन पड़ेगा। तो भाई अगर आपने कोई बहुत डिटेल चीज़ बतानी है तो कोशिश करो कि उसको इस तरह नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ना बताओ, ठीक है, जुबानी ना बताओ, छोटी सी चिट्ठी के ऊपर लिख के ना देना, उसको प्रॉपर रिपोर्ट बना के देना, ठीक है ना, या ईमेल के जरिए प्रॉपर जो है उसको लेटर बना के देना अगर ज़्यादा लंबी बात है तो वरना रिपोर्ट बना के देना वो बेस्ट चीज़ होती है। तो यह आपने मीडियम खुद से चुनना है कि मैंने मीडियम क्या बताना है, और उसको जाकर तो अगर आपने जो ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है उसके अंदर कई दफ़ा सिर्फ वो चीज़ पहुंचा देना या ईमेल के थ्रू सेंड कर देना काफ़ी नहीं होता। बेहतर यह है कि आप उसको खुद लेके जाओ ताकि अगर उस बंदे के पास कोई सवालात भी हो ना उससे रिलेटेड तो आपसे पूछ सके। कॉम्प्लेक्स चीज़ के अंदर ये आपके लिए फ़ायदा है। लिहाजा तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि वो चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसके मुताबिक आप अपना मीडियम चुनो। जी बिल्कुल, शाबाश। ये यूज ऑफ डायग्राम्स के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गौर से देखो। पाकिस्तान में 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं गाड़ियों की, जिसमें आपके पास होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, ठीक है ना। ये तो हैं आपके जिनको हम 3 जायंट कहते हैं, शुरू से मौजूद हैं। उसके अलावा भी अब कई कंपनियां आ चुकी हैं, चलो हम उसके अलावा कह देते हैं मिसलिनियस और कई कंपनियां। उसके अंदर मिसलिनियस भी नहीं, अब तो खैर वो बड़ी हो चुकी हुई है, किया है, हुंडई है, ठीक है ना, और बाकी हम कह देते हैं मिसलिनियस है। अब जरा गौर से देखते हैं। एक तरीका ये है कि मैं ये लिखता हूं होंडा हैज अ टोटल मार्केट शेयर ऑफ 20% इन पाकिस्तान। एक ये तरीका है। इसी तरह मैं बाकी सारों के भी जो है ना लाइनें लिखूंगा, ठीक है, पूरा एक पेज भर जाएगा इनके बारे में चीजें लिखने। एक तरीका यह है कि मैं छोटा सा टेबल बनाता हूं। ये एक टेबल बनाया मैंने, ब्रांड परसेंटेज शेयर, ये मैंने टेबल बनाया। यहां पे मैंने लिखा होंडा, यहां पे मैंने लिखा 20, यहां पे मैंने लिखा टोयोटा, यहां पे मैंने लिखा 15। समझ गए? ये ज्यादा आसान है। आपने इतनी जो बड़ी चीजें लिखनी है उसको देखने में, उसको कंपेयर करने में, उसको फौरी तौर पे याद रखने में, समझने में उसको टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के केस के अंदर बेहतर है कि आप कोई पाई चार्ट्स, कोई टेबल्स, कोई, लेकिन आप लोग एक चीज जहन में रख लो, मैंने आपको शायद ये पहले भी बताया था कि बिजनेस के अंदर हम लोगों ने, ये BWCS के अंदर भी मैं कहता होता हूं कि बिजनेस के अंदर हम लोगों ने बात सिर्फ जरूरत की हद तक करनी है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को आप अपनी कम्युनिकेशन में से निकाल दो, वरना उससे कम्युनिकेशन फालतू में लेंथी होगी और वो सिर्फ इंप्रेशन झाड़ने के लिए आप कर रहे हो और वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन वो अच्छी होती है जो मुख्तसर हो मगर जामे हो, मुख्तसर हो, कंसाइस हो लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव हो। समझ रहे हो? मुख्तसर और जामे हो, और अगले को, और क्लियर हो। क्लियर कब होती है? जिस वक्त वो सिंपल होती है, सिंपल अल्फाज के अंदर होती है, ज़्यादा औखे किस्म के अल्फाज नहीं होते। हाँ, जहाँ पे आपको जितनी हद तक मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत है उतने हद तक मुश्किल कर लो, उससे ज़्यादा नहीं।
मुझे भी कल हमारे क्रैश कोर्स के अंदर एक जो स्टूडेंट है वो सवाल पूछ रही थी कि सर ये इसका क्या मतलब होता है। तो हम लोग फिर बिल्कुल भी कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करें, मैंने कहा ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जितनी हद तक ज़रूरत है बस उतनी हद तक करें। मैं अपने घर से यहाँ तक आता हूँ, मुझे 15 मिनट लगते हैं। घर से यहाँ तक आने में मुझे 15 मिनट लगते हैं। अगर मैं अपनी पुरानी गाड़ी के ऊपर आता हूँ तो मुझे 15 मिनट लगते हैं, नई गाड़ी के ऊपर आता हूँ मुझे 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब मैं जी फर्ज करो मैंने यहाँ पे 12 बजे पहुंचना है और मैं 11:30 बजे अपने घर से निकल रहा हूँ। अगर मैं 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाऊंगा तो मैं 15 मिनट में इधर पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास तो अभी एम्पल टाइम पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना, बथेरा टाइम पड़ा हुआ है, मैं आराम से इधर आ सकता हूँ, 15 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। तो मुझे क्या 50 की बजाय 100 पे चलाने की जरूरत है? कतई तौर पे नहीं। मैं तो अपने आप को, अपनी गाड़ी को दूसरे लोगों को खतरे में डालूंगा और फालतू में खड्डों में कभी जाऊंगा, कभी इधर से बचाऊंगा, रैश चलाऊंगा। लोग क्या कहेंगे, भाई हराम का माल आया हुआ, लोग ये कहेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, जहां पे अल्लाह माफ करे कोई जिंदगी मौत का मसला है, फौरी तौर पे किसी के हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत है, वहां पे फिर एम्बुलेंस अपना हुटर चलाती है और फिर वो दौड़ाती है, वहां फिर जरूरत है। तो जहां पर जरूरत है ना बच्चों, वहां पे हम लोग उसको उतनी हद तक मुश्किल बनाए, ठीक है ना, वो हम उतना मुश्किल रास्ता देख लें, वरना नहीं। मजबूरी का नाम शुक्रिया, समझ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं हम लोगों ने करना। चलो जी। अभी आपने बताया कि कंटेंट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी वो होता है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज पहले बताई है और बाद में उसकी चीजें बताई, या पहले या उलट कर लिया, या पहले आसान तो बता। इस चीज में क्या कॉम्प्लेक्सिटी ये मीडियम है, मीडियम है कि आपने किस जरिए से अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है। अगर ज्यादा मुश्किल बात है, अगर ज्यादा, देखो पहले आप समझो कि मीडियम होता क्या है। पहले सारे लोग समझ लें कि मीडियम होता क्या है। मीडियम बिजनेस कम्युनिकेशन की जुबान के अंदर दो चीजों को कहते हैं, चैनल एंड मीडियम। ये दोनों अल्फाज बिजनेस कम्युनिकेशन की जुबान के अंदर मीडियम को डिफाइन करते हैं। मीडियम का मतलब होता है, इसका मतलब मैंने आपको कहा था किस जरिए से हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको दो चीजों में स्प्लिट कर रहा हूं। गौर से सुनते रहो सारे, अभी लिखो नहीं, अभी बोर्ड की तरफ देखो। इस मीडियम के अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं। अगर मैं इन दो चीजों को अलग-अलग लिखूंगा ना, उसका मतलब ये है कि मैं किस शक्ल में पहुंचाना चाहता हूं अपने मैसेज को, पैराग्राफ्स की शक्ल में, टेबल की शक्ल में। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, ज्यादा लंबी चौड़ी, तो बेहतर है कि मैं टेबल एंड डायग्राम्स का भी साथ इस्तेमाल करूं, उससे आसानी हो जाएगी समझने में। और चैनल का मतलब होता है किस रास्ते से मैं उस तक पहुंचाना चाह रहा हूं, ईमेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, चल के जाके उसको खुद पकड़ाऊंगा, किस तरह से मैं उसको मैसेज पहुंचाऊंगा। तो ये दोनों चीजें बच्चों मीडियम के अंदर दाखिल हैं। किस शक्ल में मैं उसको मैसेज पहुंचाऊंगा और किस रास्ते से या किस जरिए से मैं उसको मैसेज पहुंचाऊंगा, समझ रहे हो। ये दोनों चीजें मीडियम के अंदर आती हैं। ये आपने अच्छा किया कि ये पॉइंट रेज कर दिया, वरना कंफ्यूजन रहती है लोगों को। अब जहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, वहां पे मैंने आपको कहा कि जरूरत है कि आप टेबल्स वगैरह का इस्तेमाल कर लो। अगर बिल्कुल सिंपल सी चीज है और उसके लिए आप टेबल और डायग्राम बनाने बैठ गए हो, तो यार उसका फायदा नहीं है। ये तो एक निरी, एक आपने जिसको कहते हैं ना, इंसान ने शोखी मारने के लिए कोशिश किया कि हाँ मुझे आता है बनाना, ये नहीं करना। वो अगला भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो कहेगा यार तुम सिंपली एक लाइन में मुझे लिख के बता देते क्या करना, इसके लिए डायग्राम्स बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों इस चीज को डिटरमिन करती है कि कौन सा मीडियम चुनना है। उसके बाद रिटन रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड, WR मैंने इसको लिखा, जहां पर मैंने आपको ऑडिट ट्रेल समझाया था। ऑडिट ट्रेल मैंने आपको बताया हुआ क्या होती है। ऑडिट ट्रेल मैं आपको बताता हूं, असल में जब मल्टीपल क्लासेस चल रही होती है ना, तो इसी तरह होता है। देखें जी, जिस वक्त हम लोग रिटन रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो हम लोगों ने यह देखना है कि हम जो बात करने जा रहे हैं, क्या इसके सबूत की जरूरत बाद में हमें पड़ेगी। अगर हमें इसके सबूत की जरूरत बाद में पड़ेगी, तो फिर बेहतर है कि मैं इसको इस तरह के मीडियम के जरिए भेजूं जो रिकॉर्डेड रहे और जो बाद में मौजूद रहे। ठीक है ना, हिस्ट्री के अंदर मौजूद हो, अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई लीगल एक्शन हो या कोई चीज हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। स्नैपचैट के जरिए ना भेजो जो बाद में 2 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। व्हाट्सएप के जरिए ना भेजो कि जिसके अंदर अगर ऑटोमेटिकली उन्होंने डिलीट करने वाली ऑप्शन रखी हुई है तो कुछ अर्से के बाद डिलीट हो जाएगा, इस तरह ना करो। उसको मैं ईमेल के जरिए भेजूं, ठीक है, उसको मैं फिजिकल रिपोर्ट के फॉर्म के अंदर भेजूं, उसको मैं रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजूं, ठीक है, ताकि बाद में अगर इसके रिकॉर्ड की जरूरत हो तो काम आ जाए। और सिर्फ लीगल की हद तक नहीं हम लोगों ने ज़हन में रखना,
वैसे भी बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए, बाद में हम लोगों को उसको देखने की, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए और अब हमें मिल ही ना रहा हो, यार मैंने उसको ज़ुबानी बताया था, ठीक है ना, ज़ुबानी कलामी वाली चीज़ें जो होती हैं वो फिर बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए उसकी तो फिर वो हमें मिलती नहीं है, याद नहीं आती। लिहाजा बेहतर होता है कि उसको एक प्रॉपर लॉग्ड सिस्टम के थ्रू हम लोग उस तक पहुँचाएँ। चलें जी, अगली चीज़ देखें कि कॉस्ट कितनी आनी है। कॉस्ट देखें, अगर मैं किसी को टीसीएस करवाना चाहूँ ना कोई चीज़, तो 200-300 रुपए तो लग ही जाते हैं, कोई मसला ही नहीं होता, ठीक है, 200-300 रुपए लग जाते हैं। उसमें भी उसको चीज़ वो बस एक रिटर्न फॉर्म में पहुँचेगी, ऐसे ही रिटर्न फॉर्म में उसको चीज़ पहुँचेगी। अगर उसको कोई सवालात वगैरह पूछने उसको फिर मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके अंदर बेहतर ये है कि अगर वो करीब ही रहता है कहीं तो मैं उसके पास चल के चला जाऊँ। एक तो, और सिर्फ कॉस्ट ये 200-300 रुपए की नहीं है, ये भी आप चीज़ ज़हन में रखना। मैंने आपको कहा था हम अपनी पढ़ाइयों के अंदर हर चीज़ मॉनेटरी टर्म्स के अंदर लेके आते हैं। मैं एक कंपनी का ऑफिशियल हूँ, मैं इस कंपनी को हर महीने 1 करोड़ रुपए का मुनाफा देता हूँ। अगर 1 करोड़ रुपए जो है मैं महीने के 22 दिनों के ऊपर डिवाइड कर दूं या 20 दिनों के ऊपर डिवाइड कर दूं, फर्ज करो मैं 20 दिन काम करता हूं महीने के, तो इसका मतलब यह है कि मैं रोजाना का 5 लाख का इनको मुनाफा देता हूं, रोजाना का 5 लाख रुपए का मुनाफा देता हूं। और मैं कहता हूं कि यार देखो, मैंने जो ये चीज भेजनी है इनको इस्लामाबाद लिख के, और इस्लामाबाद भेजने में फर्ज करो उस चीज को भेजने के अंदर मुझे कोई 4-5 हज़ार रुपए का खर्चा आ रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे ही मैं कहता हूं कि यार 4-5 हज़ार रुपए मैं क्यों खर्च करूं, कंपनी का नुकसान करवाऊंगा, बेहतर ये है, और उसके बाद मुझे दोबारा भी उनको हो सकता है भेजनी पड़े चीजें, बेहतर यह है कि मैं उधर चला जाता हूं, उधर जाके मैं 1 दिन स्पेंड करता हूं और उनको सारी चीजें समझू के आ जाता हूं। तो भाई बात यह है कि अगर मैं उधर 1 दिन के लिए गया तो जो 1 दिन में मैंने इनको 5 लाख रुपए कमा के देने थे कंपनी को, वो 5 लाख का नुकसान होगा। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? एक मौके को अवेल करने के लिए दूसरे मौके को हमने गवा दिया, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये भी कॉस्ट है। फिर मेरे फ्यूल की भी खर्चा आना है, फिर मैं वहां पर रहने का भी खर्चा आना है, खाने पीने का भी खर्चा आना है, सारा कुछ कंपनी को वेर। तो मैं देखूं यार कौन सी वाली ऑप्शन ज्यादा सस्ती पड़ती है अल्टीमेटली, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट के लिहाज से नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिहाज से भी। समझ रहे? तो ये बच्चों आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कम्युनिकेशन की कॉस्ट कैसी है, उसके जरिए से आपने मीडियम देखना है जो सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट वैल्यू वाला मीडियम हो। मैं सस्ता नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, बेस्ट वैल्यू वाला। देखो एक चीज होती है कि मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, और एक है कि मैं 500 रुपए खर्च कर रहा हूं। अपेरेंटली तो आपको लग रहा है कि 100 रुपए वाली चीज जो है वो क्या है, सस्ती है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग मुझे एक दफ़ा ना, मैं अपने घर से ड्राइव करता हुआ घर की तरफ जा रहा था, ऑफिस से ड्राइव करता हुआ, रास्ते से मेरे ख्याल में मैंने अपने पेरेंट्स को पिक किया और उन्होंने कहा कि बेटे ये रास्ता छोटा है। क्या कहा उन्होंने? कि ये रास्ता छोटा है। मैं एक आगे वाले रास्ते से जा रहा था, उन्होंने कहा बेटे इससे। मैंने कहा जी देखें रास्ता तो छोटा है लेकिन इस रास्ते पे रश बहुत होता है, इस रास्ते पे लगना है मुझे तकरीबन 15 मिनट, ये जो लंबा रास्ता है ना इससे लगना है मुझे 5 मिनट। इस 15 मिनट मैंने गाड़ी बंद तो नहीं ना रखनी, इस 15 मिनट के अंदर भी गाड़ी का फ्यूल चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, इंजन गर्म हो रहा होगा, सर दर्द अलग हो रहा होगा, ठीक है, हॉर्न अलग, शोर शराबा अलग। तो वो जो 5 मिनट है ना, मैं स्पीड से लेके जाऊंगा गाड़ी को, पेट्रोल अपेरेंटली आपको लग रहा है कि ज्यादा खर्च हो रहा है लेकिन ज्यादा नहीं खर्च हो रहा होगा, थोड़ा खर्च हो रहा होगा, स्पीड से भी हम घर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, सर दर्द भी कम होगा, इसकी भी तो कीमत लगाओ। तो सारा कुछ जो है ये हम लोगों ने, मैंने कहा कि हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अपेरेंटली जो चीज़ सस्ती लग रही हो, ज़रूरी ये नहीं होता कि वो हर दफ़ा सस्ती हो या क्विक हो या फ़ायदा मंद हो। बेस्ट वैल्यू क्या है आपने ये देखना है। आपके ख्याल में टोयोटा वगैरह जो है ये ज़्यादा महंगी क्यों होती है और लोग इसको क्यों खरीदते हैं सुजुकी की निस्बत? बंदा कहे यार क्यों सारे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्यों 40-50 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं, क्यों सारे लोग 17-18 लाख रुपए की ये क्यों नहीं खरीद लेते, ऑल्टो क्यों नहीं खरीद लेते? मसला ये है कि यार उसके अंदर फीचर ज़्यादा मिलते हैं, उसके अंदर उनको फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि हाँ मैंने 50 लाख खर्च तो किया है लेकिन उस 50 लाख के पीछे मुझे कुछ मिल रहा है। अब वो क्या मिल रहा है वो बंदा खुद जानता है, उसको क्या फीचर्स मिल रहे हैं, उसको क्या कंफर्ट मिल रही है, या उसको शोखी मिल रही है, ठीक है ना, जो भी मिल रहा है बहरहाल उसको मिल रहा है।
आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मीडियम बेस्ट वैल्यू दे रहा है। बेस्ट वैल्यू कौन सा मीडियम दे रहा है हर लिहाज से, इंप्रेशन के लिहाज से भी, टाइम के लिहाज से भी, प्राइस के लिहाज से भी, इफेक्टिवनेस के लिहाज से भी, एरर्स के लिहाज से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, हर लिहाज से जो चीज बेस्ट वैल्यू दे रही है उसके मुताबिक आपने कॉस्ट जो है ना एवेल्युएट करके उसको चुनना है। समझ रहे हैं बच्चों? चलो जी, आखिरी चीज इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 2-3 मिसालों में बता दिया। इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन का मतलब होता है क्या आपने देखना है कि क्या मुझे इस कम्युनिकेशन के अंदर टू एंड फ्रो रिएक्शन जल्दी मिलेगा। मतलब यह कि अगर मैं ईमेल करता हूं किसी को तो ईमेल के अंदर मुझे फौरी तौर पे दूसरे का रिस्पांस मिलना मुश्किल है। वो जो भी रिस्पांस देगा, ये रिटन कम्युनिकेशन का एक अलमिया है, आप समझ लो। जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो ना तो उसमें आपको फौरी तौर पे इंटरेक्शन नहीं मिलता, उसमें एक ब्रेक आती है। अगला बंदा पढ़ता है, उसके बारे में सोचता है, फिर उसका जवाब देता है। हम उतनी देर तक ब्लाइंड होते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि दूसरे एंड पे क्या हो रहा है। ठीक है, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं बस, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी वजह से होता क्या है कि जब वो जवाब दे भी देता है ना तो हम लोगों को एट टाइम्स पूरी तरह से उसकी हकीकत समझ नहीं आती। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, क्या किया? मैसेज किया। आपने अपने दोस्त को मैसेज किया और आपने उसको मैसेज के अंदर खूब डांटा। वो किसी वजह से आपकी पार्टी में नहीं आ सका था, आपने कोई पार्टी दी और वो आपकी पार्टी में नहीं आ सका था, और आपने उसको खूब, जिस तरह दोस्त जलील करते हैं, जलील किया मैसेज के अंदर। वो बेचारा कहीं खुदा ना खास्ता बीमार था, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा पढ़ के मैसेज, लेकिन उसने कहा चलो यार दोस्त की पार्टी थी, उसने अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा किया और उसके बाद कहा कि नहीं यार मैं आऊँगा, ठीक है ना, बस यार सॉरी मेरा नहीं आ सका, मैं आऊँगा। आपको यही समझ आया कि यार ये शर्मिंदा है और ये आएगा, लेकिन आपने उसके चेहरे के बदलते हुए रंग नहीं देखे, आपने जो उसने अपने मुंह से 2-4 गालियाँ बकी वो नहीं सुनी, ठीक है, हाँ, आपने जो उसने 2-4 और गुस्से की हरकत की वो नहीं देखी या सुनी, लिहाजा आपको उसकी मैसेज की हकीकत समझ नहीं आई। समझ रहे हो? क्योंकि आपका इंटरेक्शन कम था, आपका इंटरेक्शन सिर्फ एक लिखी हुई हद तक था। तो जहां पर बच्चों इंटरेक्शन ज्यादा की जरूरत है वहां पे हमने ज्यादा डायरेक्ट वाला मीडियम चुनना है। वहां पे ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू चीज ना भेजो, वहां पे खुद लेके जाओ और उसके सामने खड़े होके उसको चीज डिलीवर करो और देखो कि वो क्या आगे से कहता है या उसके तासुरात क्या बनते हैं। उससे आप ज्यादा अंदाजा लगा पाओगे कि मैंने इसका क्या करना है। समझ गए? जहां पर चीज एक रूटीन मैटर है, उसके अगले बंदे के रिएक्शन की, उसके साथ आगे उसका मसला सुन के उसको जवाब देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां पे बस ठीक है एक जनरल उसको मैसेज कर दो, वहां पर कोई इतना इशू नहीं। ठीक है जी, चलें। तो हम लोगों ने क्या चुना है जी इसके अंदर? मीडियम देखने के अंदर हम लोगों ने टाइम को देखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर जिसको हम सेंसिटिविटी देखते हैं इसको देखना है, चीज कितनी मुश्किल है इसको देखना है, बाद में रिटर्न रिकॉर्ड की जरूरत है कि नहीं इसको देखना है, कॉस्ट उसके ऊपर क्या आएगी इसको देखना है, और कितने हद तक इंटरेक्शन की जरूरत है इन चीजों को देखना है। इसके मुताबिक हम लोगों ने चुनना है कि हमने कौन सा मीडियम इख्तियार करना है बात करने का। समझ गए? इसके मुताबिक चुनना है। अच्छा, अब यहां पर नीचे इसने एक बड़े मजे की चीज दी हुई है, अगर आप लोगों के सामने बुक्स हैं, ये एक डायग्राम दिया हुआ है इसने, पेज नंबर 7 के ऊपर भी है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी इस चीज को देख लें, पेज नंबर 7 के ऊपर है। ये इसने एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। इस लाइन डायग्राम के अंदर इसने सबसे पहले लिखे हुए हैं जी लीनर मीडिया। लीनर का मतलब क्या? लीन किसको कहते हैं? लीन किसको कहते हैं बच्चों? पतले को कहते हैं, ठीक है ना। लीन कहते हैं पतला, ठीक है, या फिट। लीन आमतौर पे कहते हैं पतले को। तो लीनर मीडिया, और दूसरी तरफ लिखा इन्होंने रिचर मीडिया। मीडियम, मीडिया इज अ प्लूरल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लीनर मीडिया, रिचर मीडिया, इसमें फर्क क्या है? मैंने आपको यह बताया कि जहां पर आपने इन चीजों को देखना है और इसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि मैंने ज्यादा सिंपलर या लीनर मीडिया चुनना है या मैंने ज्यादा रिचर और मोर इंटरैक्टिव मीडिया चुनना है। रिचर मीडिया का मतलब यह होता है कि उसके अंदर आप कई तरह से अपना मैसेज पहुंचा रहे होते हो। मैं अपनी रिटर्न रिपोर्ट लेके गया, रिटर्न रिपोर्ट,
और उसको जाके मैंने सारी जो काउंसिल के हेड्स थे उनके सामने रखा, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, मैंने साथ प्रोजेक्टर ऑन किया और प्रोजेक्टर के ऊपर मैंने उनको प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दी, और उसके बाद फिर मैंने सवाल और जवाब भी लिए। ये रिचेस्ट तरीन तरीका है, फेस टू फेस आकर मैं उनके साथ जो है ना चीज को कम्युनिकेट कर रहा हूं। इसमें अगर कोई उनको मसले मसाइल होंगे मैं उनको फौरन समझा सकूंगा, और मैं उनके हर तरह से, उनकी शक्लों से भी, उनकी आवाज़ों से भी, उनके एक्सप्रेशन से भी उनकी भी चीज़ समझ सकूंगा कि उनको क्या आ रहा है मसला, ठीक है, और मैं उनको समझा भी सकूँ। ये रिचर मीडिया है। और सबसे ज़्यादा लीनर या सिंपलेस्ट मीडिया क्या है कि मैं कुछ लिखता भी नहीं, ज़्यादा अल्फाज भी नहीं लिख रहा, पैराग्राफ्स में समझा भी नहीं रहा कहानी, सिंपली उनको कोई टेबल शेबल जो है ना सेंड कर देता हूँ, ये लो जी पकड़ो, एक्सेल की शीट शेयर कर देता हूँ, ये शेयर कर देता हूँ, क्रक। ये कहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? जहां पे अगला बंदा हमारी चीज को काफी हद तक समझता है। वो कहेगा यार मुझे कहानी ना भेज, मुझे सीधी सीधी शीट भेज, मुझे कहानी का पता है, आई डोंट नीड द होल स्टोरी, मुझे कहानी का पता है, मैं कहानी का हिस्सा हूं, तो मैं भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मुझे पता है कि क्या, बस मुझे फिगर्स भेज दो। आप उसको सिंपली डेटा शीट भेज देते हो, टेबल भेज देते हो या डायग्राम भेज देते हो, आप उसको पैराग्राफ्स भी नहीं ज्यादा लिख के भेजते। समझ गए? लिहाजा डेटा चार्ट्स आर द लीनेस्ट फॉर्म। उसके बाद फिर ब्लॉग्स एंड वीडियोस आते हैं कि चलो जी डेटा चार्ट तो है, लेकिन उसको समझाने के लिए साथ कोई आपने वीडियो शेयर कर दी, ठीक है। वीडियो जो है ये इससे एक बेहतर तरीका है, वीडियो के अंदर आप समझा पाते हो चीज को, चार्ट की निस्बत ज्यादा समझा पाते हो, ठीक। लेटर्स, मेमोज, ईमेल भेज दिया आपने, ये लेटर्स, मेमोज और ईमेल ज्यादा बेहतर क्यों है? इसके जरिए भी आप वीडियो वगैरह भेज सकते हो, लेकिन ये एक रिकॉर्ड के तौर पे कायम रहता है, सिर्फ आप नशर नहीं कर रहे वीडियो, बल्कि ये रिकॉर्ड के तौर पे कायम भी रहेगा। उसके अंदर साथ आप ईमेल के अंदर आप हर तरह की चीजें भेज सकते हो, पिक्चर्स भी, वीडियोस भी, रिटन कंटेंट भी, ठीक है ना, और फाइल्स भी, सारा कुछ अटैच करके भेज सकते हो। तो लिहाजा दिस इज अ रिचर मीडिया। फिर टेलीफोन, टेलीफोन क्यों रिचर है? कौन बताएगा मुझे? टेलीफोन या जो वीडियो चैट वगैरह होती है, ये बेहतर क्यों है? ये इसलिए बेहतर है क्योंकि हम यहां पे दूसरे का रिएक्शन फौरन देख पाते हैं, आवाज से और शक्ल से। आवाज से भी रिएक्शन होता है। अब वही दोस्त को आपने जिस वक्त गुस्से वाला मैसेज किया था, या आप गुस्से वाली कॉल करते अगर उसको, तो आपको उसका रिएक्शन काफी हद तक समझ आ जाना था। समझ रहे हो? मैसेज से उस तरह नहीं आना था समझ। तो टेलीफोन इज अ रिचर मीडिया, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है फेस टू फेस। हो सकता है वो अपनी आवाज को कंट्रोल कर पाता, लेकिन उसके जो चेहरे का रंग बदल रहे थे वो उसे कंट्रोल नहीं होने थे, है ना, वो आपको नजर आ जाने थे, उसके सामने आते। तो मैंने आपको कहा कि जितनी हद तक कॉम्प्लेक्स मामला है, जितनी हद तक सेंसिटिव मामला है, जितना अर्जेंट मामला है, बेहतर ये है कि हम उतना ज्यादा रिचर मीडियम जो है वो चूज करें। और जितना सिंपल मामला है, जितना अगला बंदा पीआरसीएम, हम लोगों ने सारी चीजें देखनी है, जितना अगला बंदा रिसिपिएंट जो है एक्सपर्ट है, जितना कंटेंट जो है वो सिंपल है, उतना आप लीनियर मीडियम चुनो। समझ गए जी? ये था आपका प्लानिंग का पूरा हिस्सा, सेक्शन। एंड पे इन लोगों ने एक टेबल दिया है पेज नंबर 8 के ऊपर बच्चों। इसके अंदर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। किस चीज की एग्जांपल्स दी हैं? मीडिया की एग्जांपल्स दी हैं, रिटन मीडिया की, कि रिटन मीडिया की क्या क्या किस्में हैं। ये आप लोग जरा देख लें। हम इन किस्मों को अगले 2 चैप्टर्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर। पहली किस्म जो है बच्चों वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? वो कहता है इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन मीडियम दैट इज ऑफन यूज्ड टू कन्वे कॉम्प्लेक्स एंड सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन। ये याद करने वाली चीज है। रिपोर्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं? जिस वक्त हम लोगों ने मुश्किल, कॉम्प्लेक्स और सब्सटैंशियल यानी कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, तब बच्चों हम लोग मैसेज में नहीं करते शेयर उसको, बल्कि तब हम उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाते हैं। दूसरी चीज है बच्चों मेमोज। मेमोज क्या होते हैं? मेमोज लेटर्स की तरह होते हैं, लेकिन मेमोज जो है ये आप अपनी कंपनी के अंदर के लोगों के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल करते हो ज्यादातर। ये एक तरह का आप समझ लो कि लेस फॉर्मल लेटर होता है। क्या होता है? मेरे पीछे दोबारा बोलो इसको। ये क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ अ लेस फॉर्मल लेटर। मैंने इनफॉर्मल नहीं कहा, इनफॉर्मल कुछ नहीं होता। बिजनेस की दुनिया में इनफॉर्मल नहीं होते हम। लेस फॉर्मल हो सकते हैं, मोर फॉर्मल हो सकते हैं। इनफॉर्मल हम अपनी प्राइवेट लाइफ में होते हैं कि जिसमें हम फॉर्मेलिटी सारी की सारी इग्नोर करते हैं। नहीं, कॉलीग से हम फिर भी कुछ हद तक फॉर्मेलिटी रखते हैं,
रिस्पेक्ट का दायरे में रहते हैं। और ये आमतौर पे लेटर से छोटा होता है, क्योंकि हम लोगों ने अंदर आपस में कॉलीग्स के साथ बार बार बात करनी होती है, तो हम हर दफा उसको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप ठीक से होंगे, और बाद में उसको दुआओं के साथ नहीं हम लोग रुखसत करते, बल्कि सीधा सीधा करते हैं, हाय ज़ुहैब काइंडली डू दिस एंड दिस, अल्लाह हाफिज, हाय ज़ुहैब काइंडली डू दिस एंड दिस, थैंक्स। ठीक है ना, इतना सा आपका मेमो होता है। तो मेमोज आर वेरी शॉर्ट मैसेजेस विच आर काइंड ऑफ लाइक लेटर्स, लेकिन अमूमी तौर पे कब इस्तेमाल होते हैं, जब हम लोग इंटरनली बात कर रहे होते हैं, कंपनी के अंदर अंदर, ज्यादातर तब इस्तेमाल होते हैं। लेटर्स ऑन द अदर हैंड इसका उलट होते हैं। लेटर्स एक डिटेल्ड कम्युनिकेशन होती है और आमतौर पे आउटसाइड इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? फॉर्मल। अब जरा गौर से सुनना मेरे लफ्ज, अभी छोड़ दो, अभी लिखो नहीं, गौर से सुनो मेरे लफ्ज। जिस वक्त हम किसी बंदे को हायर करते हैं ना, जॉब पे रखते हैं, तो हम उसको एक लेटर देते हैं, उसको हम कहते हैं हायरिंग लेटर। क्या कहते हैं? या जॉब लेटर, हम उसको जॉब लेटर कहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कंपनी में रख लिया बंदा, तो हम इसको जॉब लेटर क्यों दे रहे हैं, हम इसको जॉब मेमो क्यों नहीं दे रहे? कौन बताएगा? ये कंफ्यूजन चीज है। हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अभी तक ये हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं बना, अभी हम इसको हिस्सा बना रहे हैं। हम उसको लेटर दे रहे हैं कि हाँ भाई हमने तुम्हें नौकरी पर रख लिया, वो कहता है ठीक है जी मैंने एक्सेप्ट कर ली, अब वो हमारी कंपनी का हिस्सा हो गया। अब हम उसके साथ अमूमी तौर पे जब बात करेंगे रिटर्न में, तो हम मेमोज के थ्रू करेंगे, अब हमें ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, अब वो हमारी कंपनी का हिस्सा है। इसी तरह जिस वक्त हम किसी शख्स को कंपनी से निकालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से फायर करते हैं, तो उसको हम देते हैं टर्मिनेशन लेटर। क्या देते हैं? हाँ, क्योंकि अब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रहा, लिहाजा हमने उसको फॉर्मल तरीके से फॉरगो करना है, फॉर्मल तरीके से। ऐसे नहीं करना कि फोन उठाया भाई यूर फायर्ड, ये बताने वाली चीज नहीं है कि अभी हम थोड़ी देर पहले उसको मेमोज दे रहे थे, यार ये कर दो, यार ये कर दो, यार ये कर दो, यार यूर फायर्ड। ये कोई तरीका नहीं है किसी को फायर करने का, उसको तरीके के साथ किया जाता है, फॉर्मल तरीके से, उसको एक लेटर दिया जाता है प्रॉपर। ठीक है जी। तो अगली चीज है, इन्होंने कहा जी स्टाफ हैंडबुक या ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। ये क्या चीज होती है? देखें, जहां पर आप लोगों ने एक ही तरह की इंफॉर्मेशन सारे एम्प्लॉयज के साथ बार बार शेयर करनी हो, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन, तो आप उसको बजाय इसके कि लेटर्स वगैरह के साथ और मेमोज के थ्रू शेयर करो, आप उसकी एक ना किताबचा बना लेते हो। और जब भी बंदा हायर होता है ना, जब भी बंदे को हम हायर करते हैं अपनी जॉब के लिए, तो हम उसको साथ वो पकड़ा देते हैं कि भाई देखो यहां पे सारे एम्प्लॉयज को इन असूलों की जरूरत पड़ती है, ये स्टाफ हैंडबुक होती है, उसमें उस कंपनी के अंदर रहने के सारे असूल लिखे होते हैं, उसके सारे पॉलिसीज लिखी होती हैं, हम उसको स्टाफ हैंडबुक दे देते हैं, ताकि बार बार उसको हमें तंग करने की ज़रूरत ना पड़े, वो भी एक ही दफ़ा उसके अंदर सारी चीज़ें देख ले कि इस तरह के मामलात में मुझे क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी है और इस तरह के मामलात में मुझे क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टाफ हैंडबुक या ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, वो मैनुअल होता है। ठीक है जी। कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदो तो आपने हर कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, तो बजाय इसके कि हर कस्टमर आपको कॉल करे और आप उसको बताओ कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये वाला बटन प्रेस कर दो, ये वाली चीज़ इधर लगा दो, आप उसके अंदर उसको एक मैनुअल दे देते हो। फ्रिज के साथ, टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ एक मैनुअल आता है, आपके मोबाइल के साथ एक छोटा सा मैनुअल आता है, वो जो किताबचा होता है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। आपको पता है कि सब कस्टमर्स को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, तो जब पढ़नी है तो बेहतर है एक ही दफ़ा उसके प्रिंट निकलवाओ और सारों को वो चीज़ पहुंचा दो। ठीक है जी। अगली चीज़ है इन हाउस लेटर या मैगजीन। देखो, इन हाउस मैंने कहा था कम्युनिकेशन के लिए हम आम तौर पे मेमोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीरियोडिकली हर कुछ कुछ अरसे के बाद इन हाउस यानी कि जो हमारी कंपनी होती है उसके अंदर अंदर हम लोगों ने जनरल खबरें सारों को देनी होती हैं, तो हम उसके लिए एक फॉर्मल पब्लिकेशन इशू करते हैं जिसके अंदर हमारी कंपनी से रिलेटेड सारी खबरें वो सामने आती हैं, ताकि हर कोई इसको, वो आती है फॉर्मल अंदाज में, वो मेमो के स्टाइल में नहीं आती। वो हमारा जिस तरह एक इन हाउस मैगजीन या इन हाउस लेटर होता है या इन हाउस न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़ लेटर होता है, वो आता है और वो सारों में सर्कुलेट हो जाता है या हमारी वेबसाइट पर शाया हो जाता है। ठीक है, ये दोनों तीनों तरीके होते हैं, या सारों में आप वो सर्कुलेट कर देते हो या वेबसाइट के ऊपर शाया हो जाता है, या फिर दोनों चीज़ें हो जाती हैं, ईमेल भी हो जाता है और वेबसाइट के ऊपर भी आ जाता है, ताकि सारे लोग उसको देख सकें। ठीक है जी। तो ये आता है हर कुछ कुछ अरसे के बाद, और ये हर छोटी कंपनी नहीं करती, आमतौर पे बड़ी कंपनीज करती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज के अंदर सारे लोगों को सारी कंपनी का नहीं पता होता, तो मैनेजर्स को पता होना ज़रूरी होता है कि पूरी कंपनी में क्या हो रहा है, ताकि वो उसके मुताबिक रहें।
अब कोका कोला जो है, कोका कोला पाकिस्तान अलग है, कोका कोला इंडिया अलग है, कोका कोला यूएसए अलग है। पूरी दुनिया में कोक जो है उसके अपने अपने ग्लोबल ऑफिसेज हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं और नेशनल रीजन्स और डिविजन्स हैं। लेकिन कोका कोला जो है वो उसके अंदर आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ हो रही होती है, और ज़रूरी नहीं कि कोका कोला पाकिस्तान वालों को भी पता हो कि उधर क्या हो रहा है, लेकिन पता होना ज़रूरी है ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर रह सकें। तो हर कुछ अरसे के बाद इनका इंटरनेशनल वो इनका न्यूज़लेटर आता है, सीनियर एम्प्लॉयज़ को पहले से ईमेल्स और कॉल्स और मीटिंग्स भी हो जाती हैं रीजनल हेड्स वगैरह को, लेकिन फिर वो आगे न्यूज़लेटर्स के अंदर सारों को बता देते हैं कि यार आज से हमारी कंपनी की पॉलिसी ये हो गई है, आज से हमारी कंपनी की पॉलिसी इस तरह हो गई है। ठीक है, तो उससे आसानी हो जाती है सारों को पता करने के अंदर। अगली चीज़ है बच्चों नोटिस बोर्ड। कभी कभार आप ज़्यादा अरसा ठहर नहीं सकते, कभी कभार चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसके लिए न्यूज़लेटर की तारीख तक वेट नहीं कर सकते, उसको फौरी तौर पे बताना होता है। तो कभी कभार ये नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा देना बेहतर होता है। आपने सारों को बतानी है, एक आध बंदे को नहीं बतानी, तो बेहतर है कि नोटिस बोर्ड के ऊपर वो खबर आ जाए। नोटिस बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है कि सारों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा हो, ये भी हो सकता है। और नोटिस बोर्ड कंपनी के किसी एक जगह के ऊपर भी हो सकता है या कई जगहों के ऊपर भी हो सकता है कि हर गुजरने वाला मेन गेट से आ रहा है तो वो पढ़ रहा है नोटिस बोर्ड के ऊपर। नोटिस बोर्ड पे आती ही इंपॉर्टेंट चीजें। इसका मतलब है कि अगर उधर कुछ लिखा आ रहा है तो सारे कंपनी के एम्प्लॉइज को उसको पढ़ना और उसको समझना जरूरी है। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, चलें जी। तो नोटिस बोर्ड जो है अगर उसके ऊपर कुछ लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो सारों के लिए पढ़ना जरूरी है, और वो जनरल है, वो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सबको पता होना जरूरी है। इसीलिए हम उसको इतना वाजे करके वहां पे रखते हैं। तो ये भी एक रिटन मैसेज की फॉर्म है, एक मीडियम है आपके पास कि आप बजाय चल चल के जाके सारों को वो चीज़ पकड़ाओ या बताओ, आप एक जगह पे लगा देते हो, इश्तिहार लगा देते हो उसका, या नोटिस लगा देते हो कि यार ये कर लो। इसी तरह जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग हाईवे के ऊपर जा रहे हैं और आगे कोई रास्ता ख़राब है, तो बजाय इसके कि हर बंदे को हम लहदा रोक रोक के बताएं यार ये अभी हम एक को बता रहे हैं 10 गाड़ियाँ निकल गई, तो वहाँ पे हम बोर्ड लगा देते हैं। वो रास्ते का निशान बना होता है कि यार आगे रास्ता ख़राब है, लिखा होता है कि खबरदार आगे सड़क ख़राब है, ठीक है, आहिस्ता चलाएं, आगे सड़क ख़राब है, ताकि खुदा ना खास्ता सारे उसको देखते हुए जाओ और वो विजिबल रखा जाता है। समझ गए, ये होता है नोटिस बोर्ड। और आखिरी चीज़ है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म्स। एक तरफ मैंने आपको कहा था स्टाफ हैंडबुक, ज़रा गौर से सुनना है इस चीज़ को। स्टाफ हैंडबुक के अंदर हम एज अ कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जनरल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स में उल्टा हिसाब होता है। हम एज अ कंपनी मुख्तलिफ लोगों से जनरल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, वहां पे हम इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे होते हैं, यहां पे हम जनरल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम हर बंदे को बिठा के उससे अलग अलग सवाल पूछें, हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स बना लेते हैं। जिस तरह आप सारों ने एडमिशन फॉर्म भरा होगा, भरा था एडमिशन फॉर्म, सबके लिए एक ही तरह का एडमिशन फॉर्म होता है। अब बजाय ये इधर क्रिसेंट वाले आप हर बंदे से जो है लहदा पूछें यार आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका ये मार्क्स कितने थे, फलाना टमकाना, ये सारी चीज़ें पूछें, वो कहते हैं यार इससे वक्त ज़ाया होगा। फॉर्म्स बना देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। जो बच्चा आता है एडमिशन लेना चाह रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म लेगा, उसको फिल करेगा, उसको जमा करा देगा। उसके बाद अगर कोई आगे पीछे की कोई चीज़ पूछनी हुई तो वो अलहदा से पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो जनरल चीज़ें पूछने वाली हैं उसके लिए बना दिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसी तरह जो एम्प्लॉय छुट्टी लेना चाहता है वो अपना लीव की रिक्वेजिशन का फॉर्म फिल करता है कि मैं एम्प्लॉय ये हूँ, मेरा नंबर ये है, मेरा CNIC ये है, मेरा डिपार्टमेंट ये है, मैं इतने दिनों की लीव लेना चाह रहा हूँ, इस डेट से स्टार्ट होकर इस वाली स्टार्ट था और इस वजह से लेना चाह रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और हम उसको जमा करा देते हैं HR डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है जी, तो ये दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। बच्चों यहां तक आपका PRCM खत्म हो गया है और आपका प्लानिंग का सेक्शन जो है ना वो खत्म हो चुका है। अगला जो हम लोग हिस्सा पढ़ेंगे वो है आइडिया जनरेशन का, अगले वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। आइडिया जनरेशन मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, ये प्लानिंग ही का एक सब सेक्शन। ये आपके वो जो 3 मेजर सेक्शंस थे ना, प्लानिंग के, राइटिंग, ड्राफ्टिंग और रिव्यूइंग के, इसके अंदर ये बेसिकली इसी के अंडर आता है। लेकिन चूंकि ये प्लानिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसलिए हम इसको अलहदा से पढ़ते हैं, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स पढ़ेंगे कि आइडियाज़ हम किस तरह से जनरेट करते हैं। और याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है, चैप्टर नंबर 5 और 6 की जो टेस्टिंग होनी है उसमें ये आपको ये वाला जो हिस्सा आइडिया जनरेशन का ये बहुत मदद देगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।